नमस्कार। आप देख रहे हैं जन भारत टीवी और जन भारत टीवी के सौजन्य से आज हमारे बीच लखनऊ से एक वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, रंगकर्मी, जिनसे यहाँ वाराणसी में आज मेरी मुलाकात हुई और प्रदीप श्रीवास्तव जी जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना माना नाम है, आइए कुछ बात करते हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी से। प्रदीप जी, सबसे पहले एक पत्रकार के रूप में आपकी एक अलग पहचान बनी है। आपकी इस यात्रा के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। मैं पहले जन भारत टीवी के सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं। संजय जी, आपका करता हूं। मैं पिछले 40 वर्षों से हिंदी पत्रकारिता से संबद्ध हूं। मेरी पूरी शिक्षा बनारस में ही हुई है और मैंने पत्रकारिता का ककाहरा भी बनारस में ही सीखा। काशी विद्यापीठ से मैंने 1986 में पत्रकारिता में स्नातक किया और स्नातक करने के बाद ही उस समय का सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध हिंदी दैनिक आज में मुझे सेवा करने का मौका मिला। मैं आज वाराणसी सेक्शन में संस्करण में एवं आगरा संस्करण में काफ़ी दिनों तक रहा और उसके बाद मेरी यात्रा शुरू हुई आगरा के निकट दिल्ली। दिल्ली से फिर मैं सहारनपुर, करनाल, गुवाहाटी, फिर मैं पहुंच गया गुवाहाटी से वापस आया गुड़गांव। गुड़गांव से फिर मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद और औरंगाबाद से फिर मैं, तब तेलंगाना नहीं बना था, आंध्र प्रदेश का एक भाग होता था, हैदराबाद और निजामाबाद ज़िला। तो निजामाबाद ज़िले में मैंने काफ़ी दिन पत्रकारिता की। एक लंबा समय मैंने गुजारा। इन दिनों मैं लखनऊ में एक पर्यटन पर आधारित एक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन कर रहा हूँ जिसका नाम है प्रणाम पर्यटन, और साथ ही साथ एक पाक्षिक समाचार पत्रिका है वसुंधरा पोस्ट। मैं प्रणाम पर्यटन के बारे में बताना चाहूँगा कि यह देश की पहली हिंदी पत्रिका है जो पर्यटन पर आधारित है, जिसे 2018 में संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार एवं दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड ने उत्कृष्ट संपादन एवं लेआउट के लिए सम्मानित भी किया है। प्रदीप जी, इतने लंबे सफ़र में आपने बहुत सारे अखबारों में, बहुत सारी मैगज़ीनों में आपने काम किया और बहुत सारी मैगज़ीनों के लिए, बहुत सारे अखबारों के लिए आपने स्वतंत्र लेखन भी किया है। और इन सारे मैगज़ीन्स में और अखबारों में जो लेखन आपका हुआ उस काल में और आज वर्तमान समय में, इनमें आप कुछ क्या अंतर देख पाते हैं? देखिए, हम देखें तो पिछले 30 वर्षों में पत्रकारिता का पूरा मापदंड ही बदल गया है। पहले हम लोग को वो हमारे संपादक या जो हमारा प्रभारी होता था डेस्क का, वो एक विषय देता था। विषय देने के साथ ही साथ हम लोगों को उस पर अध्ययन करने के लिए 24 घंटे 48 घंटे का समय मिलता था। उस दौरान हम उस पर अध्ययन करते थे, फिर उस पर हम कोई रिपोर्ट बनाते थे या उस घटना स्थल पे जाते थे। तब हमको उस बारे में बात करनी है, किस दृष्टिकोण से, किस कोण से बात करनी है, उसके बारे में पहले से जानकारी हम एकत्र कर लेते थे। उसके आज तो गूगल के आ जाने से पत्रकारिता का ही मापदंड बदल गया। अभी आप किसी को बोलें कि साहब ये है, तो फट से वो पहले गूगल पे कहेगा, नहीं साहब ये गूगल पे सही है गलत। गूगल की बात का विश्वास करेगा, आपकी बातों को दरकिनारे कर देगा। तो अब इन 30-35 सालों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन के कारण कि मैं हिंदी पत्रकारिता की बात करूंगा कि हिंदी पत्रकारिता का स्तर आज बहुत गिर चुका है। आज लोग काम नहीं करना चाहते। ये आप कहिए संजय जी कि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं देश के 3 प्रधानमंत्रियों का साक्षात्कार किया हूँ। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीवी नरसिम्हा राव जी एवं चंद्रशेखर जी। इसके साथ मैं देवीलाल जी का
साक्षात्कार लिया, ओम प्रकाश चौटाला का लिया, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। संगीत घरानों का भी मैंने बहुत से, और आपको बताऊँ आज कि मैं उस समय 1985 की बात है, कथक की पहली नृत्यांगना, जहाँ से कथक भारत में शुरू हुआ है, पंडित सुखदेव महाराज की बहन अलकनंदा का अंतिम साक्षात्कार मैंने लिया था, जिसे उन दिनों की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका धर्मयुग ने अपने अंक में प्रकाशित किया था। तो अगर हम देखें तो बहुत परिवर्तन हुआ है। आज के पत्रकारिता को मैं पत्रकारिता नहीं मानता। आज के लोग केवल खानापूर्ति अखबारों में हो रही है। मैं प्रिंट मीडिया से आज तक जुड़ा रहा हूँ, इसलिए प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूँ कि प्रिंट मीडिया में केवल खानापूर्ति होती है। तो अब इसके लिए हमको एक बार सोचना होगा, हम सभी पत्रकारों को, सभी संपादकों को, कि इस पर गहन अध्ययन करना होगा कि इस स्थिति को हम कैसे बचाए रखें। प्रदीप जी, देखा जाए तो जो पहले पत्रकारिता का स्तर था, या जो पत्रकार अपना कैरियर स्टार्ट करते थे पत्रकारिता के क्षेत्र में, उनको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलता था। और उनको जो उनके मेंटर होते थे, जो उनके संपादक होते थे, और जो दूसरे अखबार का हो या मैगज़ीन का हो, उनकी ओर से उनको गाइडलाइंस मिलती थी, कहीं कहीं पे सिखाया पढ़ाया जाता था, और लोगों को काफ़ी कुछ जानने करने का मौका मिलता था। और या ये कह सकते हैं कि लोग उस ज़माने में या उस पीरियड में काफ़ी कुछ अपने से सीख करके वो करना शुरू करते थे। आज स्थिति कमोबेश उस तरह की नहीं दिखती है। और आपने बहुत सारी मैगज़ीनों के लिए भी स्वतंत्र लेखन का काम किया, यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जिस समय आपने काम किया था उस समय की मैगज़ीन हुआ करती थी, बहुत प्रतिष्ठित मैगज़ीन हुआ करती थी। धर्मयुग हुआ करता था, हिंदुस्तान हुआ करता था, पराग एक बच्चों की मैगज़ीन थी, मधु मुस्कान एक बच्चों की मैगज़ीन थी, चंपक एक बच्चों की मैगज़ीन थी। इन सब में भी आपने काम किया है। लेकिन ये सारी मैगज़ीन अब धीरे धीरे जो हैं वो समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। धर्मयुग वगैरह तो सब बंद ही हो गया पूरा। और अब जो नई मैगज़ीन्स आ रही हैं, और उनको भी देखने पे ऐसा नहीं लगता है कि उनके अंदर कुछ बहुत रोचक सी पाठ्य सामग्री वगैरह मिलेगी। और ऐसा लगता है कि जो वर्तमान के लेखक हैं या जो अपने आप को पत्रकार बोल रहे हैं, वो जैसा आपने कहा, सही कहा, कि लोग गूगल के ऊपर सर्च करके उल्टी पुल्टी जानकारी निकाल करके वो आपके सामने वो परोस रहे हैं। और जो नहीं जान रहे हैं उनकी मजबूरी है कि वो उसी चीज़ को अपने आप में एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पत्रकारिता में आपने एक लंबा समय व्यतीत किया, और इससे रोचक कोई संस्मरण जो आपको याद हो, हम 2-3 संस्मरण आपके लेना चाहेंगे। एक राजनीतिक क्षेत्र का, एक आपने अभी बताया कि आपने संगीत घरानों के लिए भी काम किया है। तो इन क्षेत्रों में अगर आपका कोई रोचक संस्मरण हो जो कि हमारे दर्शकों के लिए रुचिकर हो, उसको हम याद करना चाहेंगे। 1996 की बात है, देश में आम चुनाव हो रहा था। उन दिनों मैं औरंगाबाद के एक हिंदी दैनिक देवरी समाचार में कार्यरत था, और यह दैनिक तरुण भारत समूह का, जो संघ परिवार का एक प्रमुख पत्र है, उसका एक हिंदी संस्करण था। तो मुझे 3 राज्य दिए गए चुनाव कवरेज के लिए, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो मैं उड़ीसा में था। उड़ीसा से जब मैं 4-5 दिन के बाद लौटकर बिहार के लिए आया, पटना उतरा स्टेशन पर सुबह, तो अनाउंसमेंट हो रहा था कि शाम को प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की एक आम सभा गांधी मैदान में है। गांधी मैदान में सभा थी, तो मेरे दिमाग में आया ये सभा तो सभी समाचार एजेंसियां भेजेंगी, जो हमारे कार्यालय को भी मिल जाएगी, कुछ अलग किया जाए। तो मैं वहाँ होटल से निकला दोपहर में, 2 बजे के करीब की फ़्लाइट आनी थी। तो मैं दानापुर एयरपोर्ट पहुँचा, और वहाँ पे मैंने लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री जी से
तब इतने तामझाम भी नहीं होते थे, इतना सुरक्षा दृष्टिकोण भी नहीं होती थी, और एकमात्र हिंदी से मैं था और एक अंग्रेजी दैनिक के संपादक जी वहाँ पर थे। तो उनके सहयोग से मुझे प्रधानमंत्री जी के साथ चाय पीने का सौभाग्य मिला, और हम लोगों ने करीब 10 मिनट के अंदर ही बातचीत की, संक्षिप्त बातचीत हुई, क्योंकि समय नहीं था। और वो बातचीत अंग्रेजी वाले अखबार ने अपने यहाँ छापी, और देश में पहला ऐसा हिंदी का वो अखबार था जिसमें वो इंटरव्यू पहले पेज पर हमारे अखबार ने प्रकाशित किया, जिसको काफ़ी लोकप्रियता भी मिली, लोगों ने सराहा भी। इसी तरह से एक घटना और बताऊंगा मैं आपको। उसके पहले की बात है, 1993 में किल्लारी लातूर में भूकंप आया था, हजारों लोग मरे थे। मैं अपने घर अयोध्या आया हुआ था, फैजाबाद। तत्काल मुझे टेलीग्राम आया कि अब जैसे भी होता है अब तुरंत भाग के यहाँ आए, ऐसी ऐसी स्थिति हुई। तो उन दिनों इतनी हवाई सुविधाएं नहीं थी, तो खैर मैं औरंगाबाद पहुंचा। तो मुझे क्या है कि सब आप किल्लारी और लातूर जाएं और वहाँ देखें क्या स्थिति है। मैं किल्लारी और लातूर का दौरा किया 2 दिन का। जो विपत्ति दृश्य थे वो आपको मैं बता नहीं सकता। हमारे साथ एक स्वामी जी भी मिल गए थे वहाँ पर। तो हम लोग घूम रहे थे, तो हम लोग खेतों में देखा कि बहुत सी लाशें सड़ी हुई पड़ी थी। उन्हीं के बीच से एक सफ़ेद चूहा निकल कर गया, और मेरे दिमाग में वहीं कौंध गया, कुछ तो है। मैं कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन मैं लौट के आया और एक रिपोर्ट बनाई कि इस बार बरसात में लातूर किल्लारी में प्लेग फैलेगा। ये बात है मार्च अप्रैल 94 की। सितंबर में, अगस्त सितंबर में आप अगर उन दिनों का अखबार उठा के देखें तो लातूर किल्लारी में भूकंप फैल गया, प्लेग फैला। वो रिपोर्ट तत्कालीन कलेक्टर औरंगाबाद ने को दी गई, लोगों ने दिया कि साहब इस अखबार ने इसके पहले लिखा था। तो कलेक्टर मेरे पास आए और बोले, यार कैसे ये लिखा, कैसे आपको आइडिया था? तो मैंने कहा ये तो बात मैं केवल अपने वरिष्ठों को, संपादक को ही बता सकता हूँ। खैर मैंने उनको बताया कि देखिए, प्लेग का सबसे बड़ा जो होता है वो सफ़ेद चूहा होता है, जो डेड बॉडी के कैरियर से तैयार होता है। वो मैंने देखा, तो मैंने बचपन में या कभी पढ़ रखा था कि सफ़ेद चूहा से प्लेग फैलता है। इस आधार पे तो उसकी प्रशासन जिला स्तर पर बहुत सराहना हुई, और तत्कालीन शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे एक सम्मान पत्र भी भेजा उस खबर के लिए। तो ये 2 चीज़ें हमारी राजनीतिक दृष्टिकोण से हो गई। संगीत की बात करें, संगीत में क्योंकि बनारस में पढ़ने की वजह से संगीत घरानों से बहुत ही क्लोज मैं जुड़ा रहा। पंडित समता सहाय जी, बिस्मिल्लाह खां साहब, किशन महाराज, इन सब से मैंने इंटरव्यूज़ किए हैं। तो ये 83-84 की बात है। अलकनंदा जी उन दिनों डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में इलाज करा रही थी। तो भोजपुरी फिल्मों की एक अभिनेत्री है मधु मिश्रा, जो बहुत बड़ी कथक डांसर अपने समय की हुआ करती थी। तो एक दिन मिली तो बोली कि भैया आइए अस्पताल चलते हैं। तो मैंने क्या हो गया? बोले वो अलकनंदा बुआ एडमिट है। तब तक मैं अलकनंदा बुआ को अच्छी तरह जानता भी नहीं था। तो उनके साथ मैं रिक्शे पर बैठा और चिकित्सालय गया, तो देखा वो मरणासन अवस्था में थी। तो वहीं पे मैंने उनसे बातचीत की, कथक को लेकर, अस्पताल की स्थिति को लेकर। बातचीत करने के बाद जब मैं रात लौट के आया तो ये कि तब तो मैं किसी नौकरी में नहीं था, पढ़ रहा था विद्यापीठ से, मैं अर्थशास्त्र में स्नातक कर रहा था। तो मैंने एक स्क्रिप्ट तैयार की, राइटअप तैयार किया और धर्मवीर भारती जी को फोटो सहित धर्मयुग के लिए भेज दिया। अब भेज दिया, संयोग से दूसरे हफ्ते वो रिपोर्ट
धर्मियों में मेरा इंटरव्यू छप के आ गया। इंटरव्यू छपने के साथ ही साथ मुझे एक टेलीग्राम आया धर्मवीर भारती जी का कि अलकनंदा जी वहाँ पे, आप उनका एड्रेस भेजिए, हम 50,000 का चेक उनको भेजना चाहते हैं इलाज के लिए। ये घटना के 10-12 दिन में ख़त्म हो गई। जब मैं पुनः अस्पताल गया तो पता लगा कि उसी दिन सुबह उनका इंतकाल हो गया है। मुझे भी धक्का लगा। फिर मैं तुरंत आया और टेलेक्स किया धर्मवीर को कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये 2 हमारे जीवन के बड़े अच्छे अनुभव रहे हैं और इसका मुझे काफ़ी क्रेडिट भी मिला है। आज लोग कार्यक्रम बाद में होता है, कार्यक्रम के बारे में लोग पहले ही आज पत्रकार जानना चाहते हैं। रात को 9 बजे ऑडिटोरियम में कार्यक्रम है तो 7 बजे से आर्टिस्ट से पीछे बोल देते हैं कि साहब आप क्या बोलेंगे, क्योंकि इतनी भागम दौड़ की पत्रकारिता हो गई है कि अब मुझे नहीं लगता कि पत्रकारिता का स्तर रह गया है। प्रदीप जी, अभी मैं आपका यात्रा वृत्त देखते देखते हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह के सम्मान आपने प्राप्त किए। इन सम्मान को प्राप्त करके आप अपने आप को किस लेवल पर देखते हैं? देखिए, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, बहुत परिपक्व नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप किसी विषय में परिपक्व हो गए तो उस दिन आपका अंत है। ये हमारे विद्वानों ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो मैं अभी भी अपने को पत्रकारिता का एक शिशु छात्र मानता हूँ। रही सम्मानों की बात, तो मुझे राष्ट्रीय स्तर पर भी पत्रकारिता में सम्मान मिला है, मुझे कई राज्यों में भी सम्मान मिला है मेरे कामों के लिए। तो सम्मान मिलना तो वास्तव में बड़ी खुशी होती है, पर मैं ये भी समझता हूँ मैं अभी उन सम्मानों का हकदार भी नहीं रहा, क्योंकि सम्मान मिल जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है संजय जी। सम्मान को सम्मानित करके रखना बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो इसलिए जो भी सम्मान मिले उनका आदर करता हूँ। वर्तमान की युवा पीढ़ी को कुछ संदेश, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं या पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने कैरियर को ले जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं युवा पीढ़ी से, युवा पत्रकारों से कहना चाहूँगा कि आप इस क्षेत्र में हैं, जिस भी विषय में आपको दिया गया है काम करने का, उस विषय को आप गहनता से उसकी जानकारी रखें। अगर संगीत पे लिखते हैं तो संगीत क्षेत्र की जानकारी रखें, खेल पे लिखते हैं खेल के हर पहलुओं को जानें, राजनीति को जानें। और एक अच्छा पत्रकार वही कहलाता है जो हर विषय पर अपनी लेखनी चला सकता हो। एक अच्छा संपादक वही माना जाता है जिससे किसी भी विषय पर बात की जा सके। इसका मैं प्रत्यक्ष उदाहरण भी हूँ। आज भी मेरे पास दक्षिण भारत से मेरे जो जानने वाले, क्योंकि मैंने अधिक समय करीब 25-30 साल मैंने उधर बिताए हैं, तो लोग जब कहीं भी किसी को भी, पत्रकार को भी, वरिष्ठ जो हमारे समकालीन है, हिंदी में कहीं कोई कठिनाई आती तो मुझे फ़ोन करते, यार इसका क्या होगा, ये शब्द है तो इसको क्या करें। तो किसी भी विषय पर आपकी पकड़ हो, पर आपको हर विषय आना चाहिए। एक अच्छा संपादक, एक अच्छा पत्रकार वही कहलाता है जो हर विषयों पर बोल सके, हर विषयों पर लिख सके, चाहे वो विज्ञान हो, अंतरिक्ष हो, साहित्य हो, संगीत हो, खेल हो, कोई भी विधा हो, राजनीति हो। और मैं आप लोगों से, युवाओं से मैं यही कहूँगा कि आप लोग किसी भी विषय पर लिखें तो पहले उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें, क्योंकि अध्ययन की परंपरा ख़त्म होती जा रही है। हम तो चाहते हैं कि हमको रेडीमेड न्यूज़ मिल जाए, हम आगे बढ़ा दें, वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। आप खुद लिखें, आप अपना समय दें, आपका उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामना देते हैं। प्रदीप जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में काम करने में ज़्यादा इंटरेस्ट आया या ज़्यादा मज़ा आया? राजनीति थी या संगीत का क्षेत्र था या रंगमंच का क्षेत्र था या अन्य कोई दूसरा? देखिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि मैं प्रारंभ तो शुरू किया प्रशिक्षु उप संपादक से कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है,
और अंत में आके मैं संपादक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मुझे खोजी पत्रकारिता में बड़ा मज़ा आता है, जो अब वो ख़त्म हो गई है। खोजी पत्रकारिता के लिए मैं कहूँगा कि मज़ा तब आता है जब आप नए शहर में जाएं कोई रिपोर्टिंग करने, तो आपको वहाँ जो भी चीज़ दिखाई देगा नया लगेगा, जबकि लोकल पे आदमी यही कहेगा अरे यार ये तो मालूम है क्या है। पर आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपके दृष्टिकोण से, आपकी दृष्टि से वो उसमें कुछ नयापन होगा। जब उसे आप अपने अखबार में परोसेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं मेरे पास। अयोध्या सन 1989 की घटना, 1992 की घटना, अयोध्या की जो भी मामला था मैंने रिपोर्टिंग की, उसके बाद की रिपोर्टिंग की। और जिस दिन वो ढांचा गिराया गया उस दिन मैं औरंगाबाद में था और पूरी ऑनलाइन टेलीफोन पे मैंने अयोध्या की कवरेज की, क्योंकि मुझे अयोध्या का एक चप्पा चप्पा मालूम है। मेरी जन्मभूमि है, मैं वहीं पला बड़ा हूँ, उन्हीं गलियों में खेला हूँ। तो वो एक मज़ा आता है खोजी पत्रकारिता में। और खोजी पत्रकारिता में मैंने बहुत काम किया है। अच्छा, आजकल हम देख रहे हैं कि आपने पर्यटन पर आप काम कर रहे हैं। आपकी दो एक तो आपकी मैगज़ीन प्रिंट हो रही है प्रणाम पर्यटन करके, और एक दूसरा आपका पाक्षिक भी प्रिंट हो रहा है। तो ये पर्यटन की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? ये भी बहुत मज़े की बात है। मैं जब काशी विद्यापीठ में अर्थशास्त्र विषय से स्नातक कर रहा था तो उसमें एक होता था ऐच्छिक विषय। ऐच्छिक विषय में मैंने लिया था होटल प्रबंधन एवं पर्यटन। तो मैंने पत्रकारिता स्नातक किया, फिर लाइफ में पूरा मैं जो भी 30-35 साल 40 साल पत्रकारिता के किए, तो मेरा उस बहाने मैंने पूरे देश को घूमा। आप ताजुब करेंगे कि हिमाचल से अंडमान निकोबार तक और कच्छ से कामाख्या तक पूरा पूरा भारत देखा हुआ है। मैंने अपने पैसे से नहीं देखा, रिपोर्टिंग के चक्कर में देखा, या लोग मुझे अपने जगह ले गए दिखाने के लिए। मैं सिर्फ ज़रा से भी कहने में हिचकिचाता नहीं हूँ। अंडमान में डॉक्टर राम कापसे गवर्नर हुआ करते थे, सन 2004 की बात है, सुनामी आने के पहले। तो उन्होंने कुछ दक्षिण भारत के पत्रकारों को बुलाया था, तो मुझे भी उसमें शामिल किया था। और संयोग से दूसरी बार मैं सुनामी के बाद गया। तो घूमते घूमते मेरे मन में जब 2012 में मैं वापस लखनऊ आया, तो ये हुआ कि अब कुछ करना है, अपना कुछ करना है। तो 2012 में एक पत्रिका शुरू हुई थी लखनऊ से, दिव्यता करके। उसका मैंने 3-4 साल संपादन किया। फिर प्रबंधन मंडल ने अपने किसी कारणोंवश उसे बंद कर दिया गया। तो जब बंद करने की खबर मेरे पास आ गई थी प्रबंधन से कहीं से, तो मैंने कहा क्या किया जाए, मुझे अब अपना करना पड़ेगा। तो मैं बाहर विश्वविद्यालयों में सामाजिक संस्थाओं के निमंत्रण पर बोलने, भाषण देने भी, वक्तव्य देने भी जाता हूँ। तो मैं जहाँ जाता था वहाँ पर्यटन की पत्रिकाएँ देखता था। तो अंग्रेजी में 2-4 निकलती थी, हिंदी में मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तो 15 में जब मैं सोचते सोचते मैंने एक रजिस्ट्रेशन करा दिया प्रणाम पर्यटन के नाम से, क्योंकि प्रणाम पर्यटन के नाम से मैंने एक ब्लॉग बना रखा था ब्लॉग स्पॉट पे पिछले 10 साल पहले उसको। तो मैं कहा, और नाम मुझे कुछ ऊपर वाले माँ दुर्गा का भी आशीर्वाद था कि प्रणाम पर्यटन नाम मुझे अलॉट हो गया। तो मैंने उस पर काम शुरू किया, धीरे धीरे कुछ प्रतियाँ छपाई, फिर बढ़ता बढ़ता कि आज यही नहीं, भारत में ही नहीं, फिजी है, मॉरिशस है, कनाडा है, वहाँ भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दुबई में हैं, और हम उनको PDF भेज रहे हैं। वहाँ पे भी लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन हमसे PDF लेकर। और भारत में तो हम प्रिंट
दे रहे हैं, प्रिंट कॉपी दे रहे हैं। और कोरोना काल में भी आप ताजुब करेंगे कि इतनी विकट परिस्थितियों में मैंने सभी पाठकों को, अपने जो हमारे सब्सक्राइबर थे, उनको मैंने प्रिंट एडिशन उपलब्ध कराया है। और यही कारण है कि आज मेरे पास पाठकों की एक बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से पत्रिका चल रही है। एक बात और चलते चलते बता दूं मैं कि 2018 में दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड और संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रणाम पैटर्न को उत्कृष्ट लेखन और संपादन के लिए सम्मानित भी किया था। तब पीयूष गोयल जी मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने वो सम्मान दिया था। उसके बाद से पत्रिका को कई सम्मान मिले और आज भी पत्रिका लोग पसंद करते हैं। और हमारी वेबसाइट है pranampattern.in, आप उस पर भी देख सकते हैं। आने वाले भविष्य में कुछ और करने की कोई योजना? जी, अब हमारा, क्योंकि हम लोग जिस काल के कहें, आप जिस दौर के हैं, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तकनीकियाँ नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी का दौर है। अगर इसके साथ आप कदम से कदम मिलाकर नहीं चलेंगे तो आपको कोई आने वाले दिनों में नहीं पूछेगा। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम के, आपके माध्यम से अपने सभी पाठकों को बताना चाहता हूं कि हम शीघ्र ही प्रणाम पैटर्न न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। जो पहले साप्ताहिक बुलेटिन होगा, उसके बाद परिस्थितियां देखते हुए हम उसको और आगे इम्प्लीमेंट करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे कि वो बुलेटिन जो होगा वनली केवल पर्यटन से संबंधित समाचारों के लिए होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगा, राष्ट्रीय स्तर पर होगा, स्थानीय स्तर पर होगा। धन्यवाद प्रदीप जी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से, और आप देख रहे थे जन भारत टीवी की ये रिपोर्ट। धन्यवाद।